ऑडियो नंबर 5। रोटियां बनाते समय अधिकांश गृहिणियां आटे को छानकर चोकर यूं ही फेंक देती हैं। उसमें कुल आटे का कम से कम 8वां भाग वजन और 1/4 आवश्यक तत्व होते हैं। इस तरह वे 8 किलो आटे के स्थान पर 7 किलो आटा ही काम में ले पाती हैं। यह अन्न का कितना बड़ा विनाश है। आवश्यकता इस बात की है कि इन भ्रांत मान्यताओं को मिटाकर अन्न के एक एक दाने का सदुपयोग किया जाए। भोजन में शाक सब्जियों की मात्रा आधे से अधिक रखने से ही हमारे शरीर के सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है। केवल अन्न ही अन्न खाने से शरीर को पूरी तरह पोषण नहीं मिल पाता, साथ ही पेट भी खराब होता है, कब्ज रहने लगती है, जो कि सब विकारों की जड़ है। प्रायः आधे से अधिक बीमारियों को लगने व पनपने का कारण यह कब्ज ही होता है। अतः आवश्यकता से अधिक मात्रा में पुष्टिकारक भोजन न करने की आदत डाली जानी चाहिए। उपभोक्ता यदि अपनी इन प्रवृत्तियों को सुधार लें तो अन्न की बचत होगी, वह उत्पादन वृद्धि का सा लाभ देगी। हमारे धर्म ग्रंथों में अन्न को देवता व उपवास को पुण्य इसलिए माना गया है कि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अन्न उपयोग में लेकर बीमार न पड़े और ना ही उसे व्यर्थ में नष्ट करे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1965-66 के अन्न संकट के समय सोमवार के दिन एक समय उपवास रखने की बात कही थी। वे स्वयं भी उसका पालन करते थे। यह बात बहुत व्यवहारिक व महत्वपूर्ण है। सूखे आदि प्राकृतिक कारण से जिस वर्ष अन्न संकट की समस्या हो, उसके पहले ही उपभोक्ता लोग सचेत हो जाएं। सचेत होने का अर्थ यही है कि अपनी पारिवारिक आवश्यकता जितना अन्न संग्रह करके रख लें और अन्न की स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग अधिक करने लगें। जैसे आलू में भी अन्न की तरह स्टार्च होता है, केले में भी होता है, केले का आटा भी बन जाता है। आलू सस्ते हों उस समय उनकी चिप्स बनाकर रखी जा सकती हैं। आलू का उत्पादन भी अन्न की अपेक्षा अधिक होता है। घरेलू शाक वाटिकाओं की योजना चलाई जा सकती है। आलू भी इन वाटिकाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ ऐसे अन्न हैं जिनमें प्रोटीन बहुत मात्रा में है, किंतु हमें उनकी जानकारी नहीं है, अतः हम उनका उपयोग नहीं करते, जबकि उनका प्रयोग करने से हमारे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की कमी पूरी हो सकती है। सोयाबीन एक ऐसा ही खाद्यान्न है जिसे हमें उस रूप में मान्यता देनी ही चाहिए। अन्न संकट वास्तव में उतना होता नहीं जितना संकट उत्पन्न कर दिया जाता है। उसे हौवा बनाकर किसान समझता है कि अन्न कम पैदा हुआ है, भाव चढ़ने पर बेचकर पैसा कमाना चाहिए। व्यापारी चाहता है कि 200 बोरी अनाज दबाकर रख लें, साल भर का खर्च निकल आएगा। उपभोक्ता सोचता है जाने अनाज मिले न मिले, खरीद कर रख लो। इस प्रकार की आशंका रात्रि के अंधकार में रस्सी को सांप बना देने की तरह अन्न की थोड़ी सी कमी को भयंकर अन्न संकट बना देती है। यह सब इस कारण होता है कि हम अपनी ही सोचते हैं, देश व समाज की नहीं, जबकि जमाना व्यक्तिवाद का कभी रहा ही नहीं। किसान और उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी है व्यापारी वर्ग। आज के युग में व्यक्ति के सिर पर स्वार्थ का भूत कुछ अधिक ही सवार हो गया है। अपरिग्रह की वृत्ति लुप्त होती जा रही है। इस बात का ज्वलंत उदाहरण व्यापारी वर्ग है। इस वर्ग से सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया तो गेहूं भी 1.5 गुना दामों में बिका। ज्वार का भी यही हाल रहा। इसका कारण व्यापारियों का अधिक लाभ कमाने की वृत्ति ही रही, जिसके कारण वे खाद्यान्नों को दबा जाते हैं और भाव चढ़ने पर बेचते हैं। व्यापारी वर्ग ने यदि उचित मुनाफा कमाने की नीति अपनाई होती तो सरकार भी गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की बात नहीं सोचती। जनता भी उसके इस कदम का स्वागत नहीं करती। सरकार सफल हुई या नहीं यह बात दूसरी है, किंतु सरकारी कारण की पृष्ठभूमि व्यापारियों की संग्रह वृत्ति से ही बनी है। ठीक बात है कि 2 पैसे कमाने के लिए हर आदमी धंधा करता है।
उसके औचित्य की एक सीमा भी तो होनी चाहिए। आज हर वस्तु के दाम आसमान को छू रहे हैं। इसके पीछे और कारणों के साथ ही व्यापारी वर्ग की संग्रह का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके अधिक लाभ कमाने की गलत नीति भी कम जिम्मेदार नहीं। वर्ष 1965-66 के अन्न संकट में सरकार ने व्यापार अपने हाथों में नहीं लिया था। फिर भी गेहूं का भाव 200 रुपए से लेकर 300 रुपए हो गया। आज उसी अनुपात में जितना मुद्रा प्रसार हुआ है, उसे देखते हुए यह भाव कितना अधिक हो गया है, इस बात का अनुमान सहज ही लग जाता है। खरीदार तो अपने बच्चों का पेट भरता है, इसलिए वह तो किसी कीमत पर भी अन्न खरीदना चाहेगा। ऐसे समय में सामान्य व्यक्ति आदर्शवादी बना रह सकें, यह शक्ति अभी हमारे उपभोक्ताओं में नहीं आई है। किंतु जिन लोगों के पास उस कीमत पर खरीदने की आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, वह क्या करेगा? जिसे ये लोग व्यापार मानते हैं, क्या वह प्रकारांतर में पाप नहीं है? अन्न छिपाने वाले अधिकांश बड़े व्यापारी होते हैं। छोटे व्यापारी भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। और फिर यह होता है कि कोई व्यक्ति गेहूं खरीदने आता है तो उसे सारे बाजार में गेहूं के दर्शन नहीं होते। ग्राहक की इस व्यवस्था का लाभ उठाने व दुगने तिगुने दाम में अन्न बेचने वाले व्यापारी अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। उसी का परिणाम कड़े कड़े कानून बनना है। छापे पड़ते व पकड़ा धकड़ी होती है। व्यापारी को व्यापारी ही रहना चाहिए, कसाई नहीं बनना चाहिए। मनुष्य का तो यही तकाजा है। फिर भी उसे अनसुना किया गया तो बहुत संभव है कि जमाखोरी का सामाजिक अपराध करने वालों को गोली मारने का कानून न बन जाए। संकट आदि समस्याएं तो मनुष्य के और समाज के जीवन में आती ही हैं। यदि किसान, उपभोक्ता और व्यापारी अन्न संकट से जूझने के लिए तैयार हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो यह संकट की घड़ियां हंसते खेलते पार हो जाएं। अन्न देवता का अपमान न किया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि लोग सामान्यतः 2 कारणों से बीमार पड़ते हैं। एक तो पर्याप्त पौष्टिक अनाज न मिलने के कारण, और दूसरे आवश्यकता से अधिक खाने पर व्यक्ति एलर्जी का शिकार हो जाता है, जिसका अर्थ है शरीर में शक्ति इतनी मात्रा में बढ़ रही है कि संभाली नहीं संभल रही। बीमारी के कारणों को छोड़कर यों भी देखा जाए तो हमारे देश में अनेकों व्यक्तियों को पेट भरना भी मुश्किल पड़ रहा है, तथा दूसरी ओर कई लोगों को जिगर, तिल्ली तथा बदहजमी का शिकार होना पड़ रहा है। स्पष्ट ही इन बीमारियों का मूल कारण है अति भोजन। आवश्यकता से अधिक भोजन 2 तरह से हानिकारक है। एक तो इस प्रकार हम जरूरतमंद लोगों का, जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, उनके मुंह का कौर छीनते हैं, अन्न बर्बाद करते हैं, क्योंकि यदि जरूरत से ज्यादा हम खाएंगे तो वह किसी न किसी तरह से निकलेगा ही, और इस प्रकार हम रोगों को भी अलग से आमंत्रित कर रहे होते हैं। इस प्रकार अन्न की बर्बादी और औषधियों की मांग, रोग की विभीषिका जैसी दोहरी समस्या हम अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अन्न का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करना आरंभ करें। अन्न का अभाव हमारे लिए काफी समय से एक चिंतनीय राष्ट्रीय समस्या रही है। बरसों तक हमें लाखों टन अनाज विदेशों से मंगाना पड़ा। अब यह समस्या सुलझ गई है और प्रचुर मात्रा में हमारे देश में अन्न का उत्पादन किया जाने लगा है। ऐसी बात नहीं है कि कभी कमी न पड़ती हो। अभी भी जब कहीं कम बारिश होती है और कहीं जरूरत से ज्यादा पानी गिर जाता है तो अनाज की कमी पड़ जाती है तथा सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति के जरा भी नाजुक होने पर चिंताजनक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। उसके लिए यह मानना ही पड़ेगा कि अन्न का अपव्यय राष्ट्रीय अपराध है, और यह भी कि इस आपराधिक कृत्य को किसी मूल्य पर बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस संबंध में हमें यह विश्लेषण करना चाहिए कि अन्न का अपव्यय किस प्रकार होता है। सामान्यतः लोग भूख से अधिक खाकर ज्यादा अन्न बर्बाद करते हैं। भरपेट भोजन करने का अर्थ है कि खाना खा लेने के बाद न आलस्य आए और न सुस्ती सताए,
इस कसौटी द्वारा हम यह निश्चित कर सकते हैं कि हम भूख से ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सा अन्न बच्चे लोग भी बिगाड़ देते हैं। बालकों द्वारा अति भोजन भी अन्न की बर्बादी का एक स्रोत है। इसे दूर कर दिया जाए तो बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी स्वतः दूर हो जाती हैं। बच्चे ही अन्न की बर्बादी करते हों ऐसा नहीं है, क्योंकि वे तो बहुत थोड़ा सा आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली अन्न की बर्बादी कम ही कही जानी चाहिए। लेकिन अधिक उम्र के लोग कुछ गलत धारणाओं के कारण गलत सलत ढंग से खाते रहते हैं, सो उनके द्वारा ही अन्न का अपव्यय अधिक होता है। उस अपव्यय के द्वारा स्वास्थ्य को असाधारण क्षति पहुंचती है, वह अलग है। उदाहरण के लिए यह समझा जाता है कि जो अधिक खाता है वह अधिक स्वस्थ रहता है। थाली में जूठन छोड़ना भी कम हानिकारक आदत नहीं है। यह धारणा भी इसी में शामिल की जा सकती है। प्रायः लोग उदर पोषण की अपेक्षा जीभ की स्वाद पूर्ति के लिए अधिक खाते हैं और इसलिए थाली के भोजन को अधिकाधिक सुस्वादु बनाने की चेष्टा की जाती है तथा चटनी, अचार और पापड़ आदि स्वादिष्ट वस्तुओं से थाली को सजाया जाता है। स्वाद में यह भूल जाना स्वाभाविक है कि अब और अधिक खाने की आवश्यकता नहीं रही और हम सुस्वादु भोजन को आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण करने लगते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा यह निष्कर्ष निकल चुका है कि अधिक भोजन कई गंभीर रोगों का जनक है। अपच और सुस्ती, आलस जैसी शिकायतें उत्पन्न होना तो आम बात है। उसके कारण रक्तचाप और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य संकट तक उठ खड़े होते हैं। शास्त्रकारों ने भी इसी प्रकार अति भोजन का निषेध किया है। मनुस्मृति में इस प्रसंग का एक श्लोक आता है, अनारोग्य मना युष्य मस्वगर्य चाति भोजनाम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत। अधिक भोजन करना स्वास्थ्य के विनाश का कारण, आयु को नष्ट करने वाला, स्वर्ग का विरोधी, पुण्य नष्ट करने वाला तथा अपयश का कारण है। अतः उससे बचते हुए मित भोजी बनना चाहिए। इसके विपरीत जो केवल आवश्यकता के अनुसार ही खाते हैं, अल्पभोजी, मिताहारी हैं, वे दीर्घायु होने के साथ साथ संयमी और निरोगी भी बन जाते हैं। भोजन को पचाने में निश्चित रूप से हमारी शक्ति खर्च होती है। हालांकि भोजन किया ही इसलिए जाता है कि उससे हमारी जीवन शक्ति सुरक्षित रहे और बढ़े, पर जब वह शक्ति अधिक खर्च होती है और उससे सीमित मात्रा में ही हमें शक्ति मिले जो खर्च हुई जीवन शक्ति की तुलना में कम हो, तो यह जीवन शक्ति का अपव्यय ही हुआ। इसके परिणाम निसंदेह आयु के कम होने तथा तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने के रूप में सामने आते हैं। व्यक्तिगत हानि क्षति के अतिरिक्त भोजन अन्न की बर्बादी जैसा राष्ट्रीय स्तर का अवांछनीय कृत्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमें खान पान की आदतों में यथासंभव सुधार करना चाहिए तथा उन आदतों को बदलना चाहिए जिनसे कि हमारी स्वास्थ्य क्षति से लेकर अन्न संकट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके लिए थाली में जूठन छोड़ने की आदत को निंदनीय आदत समझा जाए। जूठन छोड़ने की मजबूरी तब उत्पन्न हो जाती है जब हम सुस्वादु होने के कारण खाना या भोज्य पदार्थ तो रखवा लेते हैं, पर पेट भर जाने के कारण बाद में उसे खा नहीं पाते। हालांकि कोशिश यह की जाती है कि ठूस ठूस कर जितना हो सके खाया जाए, पर जब पेट ही चीत्कार करने लगता है तो और कोई चारा नहीं रहता सिवाय जूठन छोड़ने के। इसका एक कारण परोसने वालों की असावधानी भी कहा जा सकता है। भोजन पकाने वाली स्त्रियां भी बहुधा ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लेती हैं और बच रहने की स्थिति में उसे खाने वालों को आग्रहपूर्वक खिलाती हैं। पार्टियों, दावतों, ब्याह, शादियों और ब्रह्म भोजों में भी अन्न की बर्बादी देखने को मिलती है। अपने देश में भोज और दावतों के नाम पर इतने अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि मेज़बान की ची ही बोल जाती है। इस प्रकार अन्न की बर्बादी
अक्षम्य अपराध है। घर में तो लोग फिर भी यह सोचकर जूठन नहीं छोड़ते कि अन्न का अपव्यय होगा, पर बाहर दावत भोजों में यह सोचने की जरा भी आवश्यकता नहीं समझी जाती। एक व्यक्ति के पीछे यदि 50 ग्राम जूठन भी छोड़ी जाए तो 1000 लोगों की दावत में अन्न की बर्बादी 50 किलो हो जाती है। 1 अरब आबादी वाले इस देश में कम से कम साल भर में 10,000 दावत पार्टियां तो होती होंगी, और इसमें इतने ही अन्न की बर्बादी होती हो तो 5,000 क्विंटल अन्न केवल जूठन ही जूठन में बर्बाद हो जाता है। अंत में यह मानना ही पड़ेगा कि विदेशी पर्यवेक्षकों का यह मत पूर्णतया सही है कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन कम होता हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वस्तुतः हम अनाज का इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं और इस कारण स्वयं रोगी, दीन, दुर्बल होने के साथ एक राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न करने का भी कारण प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने वाली अविवेकपूर्ण आदतों को बदला जाए तो कितना अच्छा हो।